खुले, यहाँ से कैल्शियम आयंस आ गए और वहाँ से सोडियम आयंस आ गए। सोडियम आयंस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था, कैल्शियम आयंस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि सेल्स की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन थी वो पॉजिटिव होगी। इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। क्या होगी हमारी? डीपोलराइजेशन। अब जैसे ही वो पॉजिटिव हुई, पहले हमारे पास पोटेंशियल था -70 मिली वोल्ट, अब वो एकदम हो गया थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -55 मिली वोल्ट। ये बिल्कुल माइक्रो सेकंड्स के लिए होता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं किसके लिए होता है, माइक्रो सेकंड के अंदर ये काम हो जाता है। अब जैसे ही हमारे पास जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल था वो -55 मिली वोल्ट हुआ है, एकदम हमारे पास एक्शन पोटेंशियल फायर हो जाता है। यानी जैसे ये सोडियम आयंस अंदर आए हैं, इतने ज्यादा सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं, इतने ज्यादा सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं और इतने ज्यादा कैल्शियम आयंस अंदर आ जाते हैं कि ये एकदम जो पोटेंशियल होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसको ले जाते हैं +30 मिली वोल्ट तक और एक्शन पोटेंशियल फायर हो जाता है, एकदम एक्शन पोटेंशियल फायर हो जाता है। अगर ग्राफिकली इनसे शो करें तो ग्राफिकली क्या होता है कि नॉर्मली मेरे पास क्या था, नॉर्मली मेरे पास यहां तक था -70 मिली वोल्ट तक, -70 मिली वोल्ट तक मेरे पास नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। लेकिन क्या हुआ कि थोड़े से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुले और थोड़े से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स खुले, जिसकी वजह से क्या हो गया कि मेरे पास यहाँ पोटेंशियल पहुंच गया -55 मिली वोल्ट तक, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। उसके बाद क्या होगा कि एकदम एक्शन पोटेंशियल फायर हुआ, एक्शन पोटेंशियल फायर होने के बाद न्यूरॉन्स स्टिमुलेट कर जाएंगे, +30 मिली वोल्ट तक चला गया। ये हमारे पास पूरी गेम हो रही है पीछे। अब होता कुछ ऐसा है कि जब हमारे पास सोडियम चैनल्स खुल गए और कैल्शियम चैनल्स खुल गए, अब ये काम क्या करेंगे? सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है कैल्शियम चैनल्स का। हमने क्या काम करवाना है कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर पहले से ही बने हुए होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर को हमने यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर रिलीज करवाना है ताकि वो जाके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के साथ बाइंड हो और आगे मसल्स को एक्टिवेट कर सके। हमारा ये गोल है, बस हमने ये काम करवाना है। अब इस न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ से यहाँ पे रिलीज करवाने के लिए हमारे पास कैल्शियम आयंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कैल्शियम आयंस नहीं होंगे ना तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं, इसके पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं, जिस प्रोटीन को हम कहते हैं वी स्नेयर्स। उस प्रोटीन का क्या नाम होता है? वी स्नेयर्स। और इसी तरह हमारे पास ये जो न्यूरॉन्स की एक्सॉन टर्मिनल होता है, इस एक्सॉन टर्मिनल के पास भी एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है टी स्नेयर्स। उसका क्या नाम होता है? टी स्नेयर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने के लिए इन दो प्रोटीन्स का आपस में यू इंटेंगल होना बड़ा सख्त जरूरी है। जब तक ये दोनों इंटेंगल नहीं होंगे यानी बाइंड नहीं करेंगे, तब तक ये न्यूरोट्रांसमीटर को नीचे नहीं खींचेंगे। क्योंकि जब ये इंटेंगल हो जाते हैं ना, टी स्नेयर्स और वी स्नेयर्स, ये क्या काम करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर को नीचे खींच लेते हैं ये मेम्ब्रेन के पास और उसके बाद इसे रिलीज कर देते हैं। दोबारा सुने कि वी स्नेयर्स और टी स्नेयर्स जब तक इंटेंगल नहीं होंगे तब तक ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो सकते। और इन दोनों को इंटेंगल करवाने के लिए हमारे पास कैल्शियम आयंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी बंदे की बॉडी के अंदर कैल्शियम आयंस की कमी हो जाती है तो सिर्फ उसकी हड्डियां डैमेज नहीं होती है, उसकी जो ब्रेन की कैपेबिलिटी होती है सोचने की, समझने की, वर्कआउट करने की, फंक्शंस परफॉर्म करने की और इमोशनल होने की, ये तमाम की तमाम कैपेबिलिटी स्लो हो जाती है। वो बंदा ज़्यादा काम नहीं परफॉर्म कर पाता, थोड़ा सा काम करता है एकदम थक जाता है। क्यों थकता है? क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो रहे होते। जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे तो मसल्स को मैसेज नहीं पहुंचेगा, और मसल्स को मैसेज नहीं पहुंचेगा तो आगे जो मसल्स होते हैं उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो तब भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब कैल्शियम आयंस होते हैं। तो कैल्शियम आयंस नहीं होंगी तो मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट बंदे की जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगी। ये काम आपने दोबारा मैं समझे, हमने अभी तक क्या काम किया है कि ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुंचाया, स्पाइनल कॉर्ड ने एक्शन पोटेंशियल फायर किया। कैसे फायर किया? दो गेटेड चैनल्स खोले, एक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, एक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जैसे ही खुले सेल्स के अंदर सोडियम आयंस ज्यादा हो गए, और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयंस जैसे खुले सेल्स के अंदर कैल्शियम आयंस ज्यादा हो गए। दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो सेल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सेल के बाहर नेगेटिव चार्ज चला गया। जैसे ही सेल्स के बाहर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सेल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज आ गया, एकदम जो सेल्स की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी वो चेंज होगी और वो चली गई थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे। जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे गया है तो यहाँ पे कुछ सोडियम लीकी चैनल्स भी होते हैं, वो भी खुल जाते हैं, एकदम बहुत ज्यादा सोडियम आयंस और अंदर आ जाते हैं। एज ए रिजल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ जाता है और वो हो जाता है +30 मिली वोल्ट तक। जैसे ही वो +30 मिली वोल्ट तक होता है तो ये जो कैल्शियम आयंस होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये फौरन आ जाते हैं, ये वी स्नेयर्स और टी स्नेयर्स को बाइंड कर देते हैं। जैसे ये बाइंड होते हैं तो उसके बाद क्या काम करते हैं? ये
मैं ये मिटा देता हूँ। चलें, जैसे ये बाइंड करेंगे, मैं ये यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये मिसाल के तौर पे ये 20 स्नेयर्स थे और यहाँ पे आके 30 स्नेयर्स ने इनको बाइंड किया। तो और ये मिसाल के तौर पे ये मेरे पास है जी वेजिकल है, इस वेजिकल को यहाँ पे रिलीज़ होना है। ये 20 स्नेयर्स हैं, ये 30 स्नेयर्स हैं, ये 20 स्नेयर्स हैं और ये 30 स्नेयर्स हैं। ये 20 स्नेयर्स और 30 स्नेयर्स क्या करेंगे, इस न्यूरोट्रांसमीटर को ज़रा करीब ले आएंगे। जैसे इसको करीब लेके आएंगे, ये मिसाल के तौर पे 20 स्नेयर्स है, ये 30 स्नेयर्स है, ये 20 स्नेयर्स है, ये 30 स्नेयर्स है। इन्होंने क्या किया, न्यूरोट्रांसमीटर को करीब ले आए। अब यहाँ पे कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो एक्सॉन टर्मिनल्स को मतलब एक्सोसाइटोसिस करते हैं। इसकी एक्सोसाइटोसिस के बाद क्या होगा कि हमारे पास ये यूं हो जाएगा, जो न्यूरॉन टर्मिनल्स था ये थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाता है ताकि ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज आउट हो सके। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो उसके बाद ये जो न्यूरॉन एक्सॉन का टर्मिनल है ये एकदम दोबारा बंद हो जाता है। ये हमारे पास नॉर्मली क्या हो रहा है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे एक और न्यूरॉन्स होगा जिसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, या जो हमारे पास मसल्स का जंक्शन होता है। नॉर्मली हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो मसल होगा, तो मसल के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर क्या काम करेंगे, इसको पकड़ लेंगे, यानी इसको एक्टिव होने से इसको जो है ना, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुए ये मसल्स पे जाके बाइंड करेंगे और मसल्स के पास बाइंड करने के बाद मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और रिलैक्स होना है तो रिलैक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास पूरी स्टोरी थी। अब देखें जो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस आए हुए हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से रिप्लेस कौन करेगा। क्यों, क्योंकि सेल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो नहीं होने चाहिए। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है कि सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। तो उसके लिए हमारे पास ये जो ब्लू चैनल्स है ना, इसको कहते हैं हम वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। मैंने आपको बताया था 3 चैनल आपको पता होने चाहिए, वोल्टेज गेटेड सोडियम, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम। ये जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं ना, इसका काम ये होता है कि ये जो न्यूरॉन्स जो एक्शन पोटेंशियल फायर होता है, एक्शन पोटेंशियल को ख़त्म कर देते हैं। यानी एक्शन पोटेंशियल तो हर टाइम फायर नहीं होता ना, अगर हर टाइम फायर हो रहा होता तो मेरे हाथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करते, रिलैक्स तो मैं नहीं कर सकता था। अगर मैं हाथों को रिलैक्स करना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा ब्रेन दोबारा मैसेज पहुंचेगा कि यार हाथों को रिलैक्स करो, और रिलैक्स करने के लिए एक बार एक्शन पोटेंशियल आ गया तो एक्शन पोटेंशियल को खत्म भी होना जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स होते हैं। वो पोटेशियम चैनल्स क्या करेंगे, बाहर बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयंस को भेजना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही बाहर बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयंस जाना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल्स के अंदर नेगेटिव चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब सेल के अंदर नेगेटिव चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, बाहर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एकदम जो पोटेंशियल होता है +30 मिली वोल्ट से वो दोबारा -55 मिली वोल्ट तक चला जाता है। जैसे ही वो -55 मिली वोल्ट तक जाता है, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल दोबारा क्लोज हो जाते हैं। और जब ये दोबारा क्लोज हो जाते हैं तो उसके बाद एकदम जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो दोबारा हमारे पास अचीव हो जाता है। ये हमारे पास नॉर्मली प्रॉपर पूरी स्टोरी थी। अब उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। उसके बाद मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के अंदर बनते कैसे हैं, वो तब मैं आपको बता देता हूँ ये न्यूरोट्रांसमीटर बनते कैसे हैं। ये वैसे बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको जल्दी जल्दी से बता सकूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं एसिटाइल कोलिन की बात करूँ ना कि एसिटाइल कोलिन कैसे बनता है, न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं, एपिनेफ्रीन, नोरेपिनेफ्रीन, एसिटाइल कोलिन, डोपामीन, सारे और ग्लूटामेट, गाबा, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो मैं स्पेसिफिकली एसिटाइल कोलिन की बात करता हूँ कि एसिटाइल कोलिन कैसे बनते हैं। एसिटाइल कोलिन नॉर्मली जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। प्रोटीन कैसे बनती है कि हमारे पास ये जो सेल बॉडीज़ होती हैं, इन सेल बॉडीज़ के अंदर मैसेंजर आरएनए बनता है, वो मैसेंजर आरएनए फिर ट्रांसलेट होता है, फिर वो प्रोटीन बनती है, फिर वो प्रोटीन यहाँ से होते 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 यहाँ तक आ जाती है और वेसिकल्स के अंदर पैक हो जाती है। बस या तो यहाँ पे ही जो है ना गाल्जी बॉडीज़ के बाद वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इसे गाल्जी बॉडीज़ के पास भेज देता है, गाल्जी बॉडीज़ उसे ऑलरेडी पैक करके वेसिकल बना देती हैं और वो यहाँ पे आ जाते हैं। नॉर्मली ये होता है, लेकिन एसिटाइल कोलिन का ना थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एसिटाइल कोलिन 2 चीज़ों से बना होता है, एक हमारे पास ये बना हुआ है एसीटेट से और दूसरा हमारे पास ये बना हुआ है कोलिन से। एक एसीटेट से और दूसरा किस चीज़ से बना हुआ है, कोलिन से। अब जो एसीटेट होता है ना, ये एसीटेट हमारे पास आता है एसिटाइल को ए से, एसिटाइल को ए से। हमें पता है ना एसिटाइल को ए कहाँ पे होता है, इतनी ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस हो रही है, इतनी ज़्यादा हमारे पास फैटी एसिड्स टूट रही हैं, तमाम के तमाम से एसिटाइल को ए बनता है। इसीलिए यहाँ पे जो न्यूरॉन्स की साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है या जो न्यूरॉन एक्सॉन का टर्मिनल होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे एसिटाइल को ए चाहिए होता है। अब जब एसिटाइल को ए होता है ना, एसिटाइल को ए आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एसिटाइल को ए माइटोकॉन्ड्रिया से या ग्लाइकोलिसिस से, फैटी एसिड कहीं पे भी, यहाँ पे इतने ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उसके बाद जो कोलिन होता है ना, ये कोलिन कहाँ से आता है, कोलिन हमारे पास वाइटामिन की तरह होता है। कोलिन हमारे पास किसकी तरह का होता है, वाइटामिन की तरह। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर वाइटामिन जरूरी होते हैं, इस तरह हमारी बॉडी के अंदर कोलिन भी जरूरी होती है। हमारी हर खुराक के अंदर तकरीबन कोलिन होती है।
फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, मीट के अंदर, हर चीज़ के अंदर। तो ये जब कोलिन वाली हम खुराक खाते हैं तो वो कोलिन क्या करती है, वहाँ से ब्लड में जाती है, ब्लड में जाने के बाद ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हुए ब्रेन के पास पहुँच जाती है, क्योंकि इसने फास्फोटिडाइल कोलिन भी बनानी होती है जो न्यूरॉन्स की सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसके अलावा इसने एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर भी बनाना होता है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। हमारी बॉडी के अंदर 60% तकरीबन एसिटाइल कोलिन यूज़ होता है, जो मेमोरी में भी यूज़ होता है। हमें जितनी भी चीज़ें याद रहती हैं, जितने भी हम एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं स्पेसिफिकली वॉलंटरी, वो तमाम के तमाम एसिटाइल कोलिन कंट्रोल करता है। इसीलिए कोलिन हमारी खुराक होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये जो कोलिन होती है जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे पहुँच जाती है, तो उसके बाद ये इसके पास एक स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये कोलिन चैनल है, तो जो हमारे पास जो न्यूरॉन होती है वहाँ पे स्पेसिफिक कोलिन चैनल्स होते हैं। वो कोलिन चैनल क्या करती है कि कोलिन को सेल के अंदर या न्यूरॉन्स के अंदर ले आती है। फिर हमारे पास एसिटाइल को ए था, वो एसिटाइल को ए और ये कोलिन जो होते हैं ये बाइंड कर जाते हैं, और बाइंड करने के बाद हमारे पास बना देते हैं एसिटाइल कोलिन। मैं ACT से रिप्रेजेंट करूँ, क्या बना लेते हैं हमारे पास एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन तो बन गया, लेकिन एसिटाइल कोलिन को इस जो वेजिकल्स हैं इस वेजिकल्स के अंदर बंद कैसे करेंगे, क्योंकि एसिटाइल कोलिन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एसिटाइल कोलिन को इस न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर बंद करना इंपॉर्टेंट है। तो होता हमारे पास कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक होता है, कोई भी वेजिकल्स होती है यहाँ पे, उस वेजिकल्स के अंदर होते हैं कुछ पंप्स। वेजिकल्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ पंप होते हैं। बहुत ज़्यादा वेजिकल्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं जो बन रही होती हैं, जिनके अंदर एसिटाइल कोलिन होता है या कोई और न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, पंप होते हैं। अब ये पंप क्या काम कर रहे होते हैं, ये पंप कंटिन्यूसली हाइड्रोजन आयंस जो यहाँ पे बन रहे होते हैं उस हाइड्रोजन आयंस को कंटिन्यूसली सेल के अंदर लेके आ रहे होते हैं। हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें पता है ना NADPH बन रहे होते हैं, NADPH वहाँ पे भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं, FADH2 वहाँ पे भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं, और भी बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे थे जिसकी वजह से जो न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन का टर्मिनल होता है यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन आयंस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो न्यूरॉन्स का वेजिकल होता है उसके अंदर लेके आ जाते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन आयंस को यहाँ पे लेके आ रहे होते हैं ना, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इस वेजिकल्स के अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे करीब एक दूसरा वेजिकल्स होता है जिससे हाइड्रोजन आयंस बाहर निकल रहे होते हैं। यानी क्या काम हो रहा है कि यहाँ से हाइड्रोजन आयंस अंदर आ रहे हैं और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि यार ये तो बड़ा नुकसानदेह काम है कि ये हाइड्रोजन आयंस को अंदर लेके आ रहा है और ATP खर्च कर रहा है, और यहाँ से हाइड्रोजन आयंस दोबारा पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाहर निकले हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि हाइड्रोजन आयंस यहाँ से जब अंदर आते हैं और यहाँ से जब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो इसके साथ एसिटाइल कोलिन भी अंदर आ जाता है। एसिटाइल कोलिन भी अंदर आ जाता है। ये इसको हम कहते हैं को ट्रांसपोर्टिंग, कि सोडियम एसिटाइल कोलिन या हाइड्रोजन एसिटाइल कोलिन को ट्रांसपोर्टर। क्या नाम है इस पंप का, हाइड्रोजन एसिटाइल कोलिन को ट्रांसपोर्टर। ये क्या काम कर रहा है कि एक पंप से हाइड्रोजन आयंस को सेल के अंदर लेके आता है या वेजिकल के अंदर लेके आता है, और दूसरा पंप क्या करता है, उस हाइड्रोजन आयंस को वेजिकल के बाहर निकाल होता है। जब वो हाइड्रोजन आयंस वेजिकल के बाहर निकलते हैं तो यहाँ से एसिटाइल कोलिन अंदर आ जाता है। जब वो एसिटाइल कोलिन अंदर आ जाता है तो उसके बाद ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर तैयार है। अब उसके बाद ये रिलीज़ हो जाएगा, रिलीज़ होने के बाद ये मसल्स के पास जाएगा, और मसल के पास जाने के बाद अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमें बताएं हम फर्दर कैसे इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं।